नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन करी थी, जिसमें हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कौन कौन से मिनरल की, और कौन कौन सी कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर है उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, और जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा पावर सोर्सेज के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे पावर सोर्सेज भी दोस्तों दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब हम आज के टॉपिक में हम कन्वेंशनल सोर्सेज को कंप्लीट करेंगे, और जल्दी ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पावर आर एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन अवर लाइफ। दोस्तों, वाइटल मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाइटल का मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोल इन अवर लाइफ, वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। ये सब आपको पॉइंट पता है। पावर सोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं? Conventional sources are those which have been in common use for a long time। दोस्तों, conventional sources वो sources हैं एनर्जी के जो हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, जैसे firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources which has in common use for a long time। तो firewood, fossil fuels are the two main conventional energy sources। तो नॉन कन्वेंशनल में कौन से आएंगे? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो हमारे पास काफ़ी अमाउंट में है। ठीक है, नेक्स्ट है फायरवुड। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर ब्यूरिड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। तो ये आगे हमारी फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन कि फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होता है वो जब दब जाता है अर्थ के अंदर, तो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जब वो अंडर द हीट एंड प्रेशर जो है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब फॉसिल फ्यूल हैं कौन कौन से? फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। दोस्तों, ये मैं आपके लिए क्लासिफिकेशन लाया हूँ। ये क्लासिफिकेशन है हमारे पास ऑयल और नेचुरल गैस। ऑयल और नेचुरल गैस में क्या क्या डिफरेंस है? तो ऑयल जो है इजियर टू ट्रांसपोर्ट टैंकर्स में। तो बेसिस ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो इसके नुकसान क्या है? डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पाइलेज एंड गैस लीकेज। अगर गैस लीकेज होगी या ऑयल स्पाइलेज होगा तो डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। प्लूटेंट्स रिलीज्ड कास्ट एसिड रेन। और जो प्लूटेंट्स इससे हो निकलते हैं धुएं से ऑयल के, तो उससे एसिड रेन होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज़ नॉट इजी। तो नए नए फ्यूल्स, ऑयल फ्यूल्स की एक्सप्लोरेशन करना वो एक इजी काम नहीं है। अब नेचुरल गैस की क्या फ़ायदे हैं? इजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन में इजियर है ट्रांसपोर्ट में। क्लीनर देन ऑयल एंड कूल और ऑयल से क्लीन है। चिपर देन ऑयल, और ऑयल से हैवी, सस्ती है। उसके बाद है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे फायरवुड और कूल में क्या क्या डिफरेंस है। तो कूल के पहले फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? इजी एक्सेस, जल्दी मिल जाता है। प्रोवाइड्स एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? कलेक्शन इज़ टाइम कंज्यूमिंग, पोल्यूट करता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इससे। डिफॉरेस्टेशन होती है अगर फायरवुड से। ठीक है। तो कूल एक्सटेंसिवली अवेलेबल, बहुत मात्रा में हमारे पास अवेलेबल होता है। एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इसमें एफिशिएंट पावर होती है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी हम मतलब बनवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसकी है पोल्यूटिंग सोर्सेज, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइडल पावर। दोस्तों, हाइडल पावर का मीनिंग है पानी से जो हम बिजली तैयार करते हैं। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? नॉन पोल्यूटिंग है, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, जो पानी उसके बाद बचता है उसको हम इरिगेशन के लिए और फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, और
सस्ता है। फिर इसके नुकसान क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। जब कहीं भी डैम बनाया जाता है किसी एरिया में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कटिंग करना पड़ती है फॉरेस्ट की, और वहाँ की अगर कोई लोकल पॉपुलेशन उस एरिया में होगी तो उसको भी वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो ये भी एक नुकसान है डैम का। इन अनडेट्स लो लाइंग रीजन्स, तो लो लाइंग रीजन्स में जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो फ्लड आने के चांसेस रहते हैं। एक्सपेंसिव टू सेटअप, और डैम बनाना भी तो महंगा है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, गैस आर द मेन सोर्सेज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कूल आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। दोस्तों ये जो फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड मात्रा में है, इतने ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। कूल, अब हम कूल के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, बहुत मात्रा में पाया जाता है कूल। इट यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजाइंस एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये सारा कुछ आपको पता होगा, कोयले से स्टीम इंजाइन चलते थे पहले, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आयरन स्टील के फैक्ट्रीज़ में ये यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कूल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी कूल से आती है उसको हम थर्मल पावर बोलते हैं, और जो वाटर से आती है उसको हम हाइडल पावर बोलते हैं। दोस्तों ये आप पॉइंट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम थर्मल पावर बोलेंगे, जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम हाइडल पावर बोलेंगे। अब कूल की कहाँ कहाँ माइंस हैं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, इंडिया में कहाँ कहाँ है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उनको आपने लर्न करना है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। द कूल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फाउंड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो व्हेन जेंट फर्न्स एंड स्वेम्स गॉट ब्यूरिड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि ये जो कूल आज हमें मिल रहा है ये मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, पहले जब जेंट और फर्न्स अर्थ पे आए थे तो उनकी वजह से जो तबाही हुई थी एनिमल्स की और प्लांट्स की, वो दब गए थे अर्थ के अंदर, तो वही आज जो है वो हमें फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में मिल रहे हैं। और कूल इज़ देयर फॉर रेफर टू एज ब्यूरिड सनशाइन। कूल जो है वो अंदर दबा हुआ मटेरियल, जो एनिमल्स का और प्लांट्स के रिमेन्स दबे हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स के एगो के, वही हमें मिलते हैं। तो इसीलिए कूल को हम ब्यूरिड सनशाइन बोलते हैं। इसलिए हम कूल को ब्यूरिड सनशाइन बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, द लीडिंग कूल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना। सबसे ज़्यादा जो है वो वर्ल्ड में कौन कौन कूल प्रोड्यूस करता है, कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। तो द लीडिंग कूल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कूल प्रोड्यूसिंग, ये तो हो गई वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। अब इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? द कूल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज। दोस्तों ये जो रानीगंज है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, इसको आप मार्क कर लें। रानीगंज जो है ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है ये रानीगंज। उसके बाद आ गया जरिया। दोस्तों जरिया झारखंड में है, ये जरिया जो है वो झारखंड में है। धनबाद भी झारखंड में है और बोकारो भी झारखंड में है। तो ये जरिया धनबाद बोकारो जो है वो झारखंड में कूल माइंस है, और रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में कूल माइंस हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया ये कहाँ कहाँ कूल माइंस है। नेक्स्ट दोस्तों, कूल हमारा ख़त्म हो गया, अब हम बढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। द पेट्रोल दैट कीप्स your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid petroleum। दोस्तों कह रहा है कि जिससे हम गाड़ियाँ चलाते हैं वो भी पेट्रोलियम से ही निकलता है, और जो हम वो ऑयल जो है ऑयल देने के लिए गाड़ियों में ऑयल भी कहीं कहीं हम पार्ट्स में ऑयल देते हैं ना, जिससे हमारी पार्ट्स जो है व्हीकल के बॉडी पार्ट जो है वो आवाज़ ना दें। तो वहीं कहीं कहीं जहाँ पे हम उनको ऑयलिंग करते हैं तो वो जो ऑयलिंग ऑयल होता है ताकि साउंड ना दें बॉडी पार्ट्स, तो वो भी ऑयल जो है वो पेट्रोलियम से ही ड्राइव्ड होता है। तो पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल मिलता है हमें अर्थ से, जो इससे फिर डीजल, पेट्रोल, बाकी कैरोसिन वगैरह ऑयल, सारे ऑयल इसी से निकलते हैं।
इंजन ऑयल, वो सारा कुछ पेट्रोलियम से ही निकलता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। ये जो है ऑयल जो है वो लेयर्स ऑफ रॉक्स के बीच में पाया जाता है और ये ड्रिल्ड किया जाता है वहाँ से ऑयल फील्ड से। वो ऑयल फील्ड्स जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ में भी हो सकती हैं, जहाँ ऑफशोर भी हो सकती हैं, यानी जहाँ तो वो समुद्र में भी हो सकती हैं और जहाँ समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज़ होंगे वहाँ पे भी हो सकती हैं, यानी इनलैंड भी हो सकती हैं और ऑफशोर भी हो सकती हैं। दिस इज़ दैन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल। फिर ये जो क्रूड ऑयल अर्थ से मिलता है फिर इसको फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, वहाँ पे इसकी रिफाइनरी होती है और रिफाइनरी होने के बाद इसके यहाँ से इसमें से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गई, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो ये सारा कुछ और भी अदर वैरायटीज़ हैं जो हमने इधर नोट नहीं करी हैं, जो पेट्रोलियम से रिफाइनरी के दौरान फैक्ट्री में ड्राइव्ड होती हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को और इसके जो डेरिवेटिव्स जितने भी इसके बीच में से निकलते हैं उन सभी को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सभी को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। दे आर वेरी वैल्यूएबल। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर। अब सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कौन कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस होता है, पहले आप वो नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईरान में भी होता है, इराक, सऊदी अरबिया एंड क्वेटार, ये 4 कंट्रीज़ हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं पेट्रोलियम की। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप सोच रहे होंगे सर इंडिया का कुछ बता नहीं रहे, तो मैं आपके लिए इंडिया का डाटा भी पूरा लाया हूँ, आप टेंशन ना लें। ये दोस्तों क्रूड ऑयल की फिगर है, इस तरह का क्रूड ऑयल हमें मिलता है, फिर हम इसको रिफाइनरी करने के लिए फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं और वहाँ पे इसकी जो है वो डेरिवेटिव्स जो हैं वो अलग अलग किए जाते हैं। अब दोस्तों इंडिया में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम की माइंस हैं, तो उनको हम जरा पढ़ लें। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर। इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस, पहले वो तो था लीडिंग प्रोड्यूसर, अभी ये हम पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा कि उससे कम कहाँ कहाँ। यूएसए में होता है, रशिया में, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया में भी पेट्रोलियम होता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो ज़्यादा कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, डिगबोई इन असम, असम में डिगबोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे होता है। बॉम्बे हाई इन मुंबई जो है वहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है। एंड द डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टास हैं वहाँ पे भी पेट्रोलियम जो है वो निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों ये मैंने 3 आपको इंडिया के बता दिए हैं, डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। दोस्तों डेल्टा सभी को पता है क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बता के रखा है। दोस्तों डेल्टा जो है रिवर जो है वो जब समुद्र के पास पहुंचती है तो रिवर जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में, जैसे सपोज़ करो ये एक रिवर आ रही थी, जब इधर कहीं समुद्र है तो ये समुद्र के पास आने से पहले ही ऐसे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज में चेंज होना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज में चेंज होना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन होगी, तो ये जो पूरा चैनल बनेगा ये सेडिमेंटेशन का, इस पूरे चैनल को हम डेल्टा बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हमने पेट्रोलियम का पढ़ लिया, कूल का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। दोस्तों नेचुरल गैस जो है वो अलग से नहीं पाई जाती है, वो जहाँ पे ऑयल पाया जाता है उसी के साथ जो है वो नेचुरल गैस भी पाई जाती है। तो जब ड्रिल्ड किया जाता है तो वहाँ से जब ऑयल निकाला जाता है तो वहाँ से गैस भी जो है वो निकलती है। व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो ये जो नेचुरल गैस है इसको हम एज ए डोमेस्टिक पर्पस या इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो इसकी कौन सी लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, तो रशिया इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, नॉर्वे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। अब इंडिया में कहाँ कहाँ है वो भी तो जानना ज़रूरी है। इन इंडिया जैसलमेर, दोस्तों जैसलमेर आपको पता है राजस्थान में पड़ता है। जैसलमेर का इलाका जो बहुत ही गर्म इलाका है, जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, इन इंडिया जैसलमेर
राजस्थान में है। कृष्णा गोदावरी डेल्टास, कृष्णा और गोदावरी रिवर मिलके जो डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे पाई जाती है। त्रिपुरा में पाई जाती है। एंड सम एरियाज ऑफ ऑफशोर इन मुंबई, और मुंबई के कुछ ऑफशोर एरियाज हैं वहाँ पे भी पाई जाती है। हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। कहता है कि बड़ी बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में जिनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस जो है वो पाई जाती है। यानी सफिशिएंट का मीनिंग होता है कि अपनी कंट्री योग्य जितनी चाहिए उनको अपनी कंट्री में उतनी मात्रा में उनको मिलती है। तो ऐसी कंट्री जो है वो बहुत कम है वर्ल्ड में। The sharp increase in consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate। दोस्तों कह रहा है कि ये जो हम बहुत तेज़ी से कंजम्पशन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल की, ये हमें क्या एक अलार्मिंग कर रहा है कि ये आने वाले दिनों में ये ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही तेज़ी से इनका यूज़ कर रहे हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल जो हैं वो एक अलार्मिंग रेट पे हैं कि इनकी डिप्लेशन हो जाएगी बहुत जल्दी। The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern। तो जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो जब हम इन फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो इनसे जो निकलते हैं हवा में जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे एयर पोल्यूशन का, और इसको भी कंसर्न में लिया जाना चाहिए। यानी इसका भी कोई ना कोई ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप। दोस्तों जैसे मैंने आपको वाटर सोर्सेज के समय समझाया था कि जैसे अगर कोई एक वाटर का टैप है तो अगर वो लीक हो रहा है तो अगर हम उसकी लीकेज नहीं बंद करेंगे तो वो एक दिन में कितने लीटर पानी जो है वो वेस्ट कर देगा, वो मैंने आपको समझाया था। तो उसी तरह कह रहा है कि अगर इस बर्निंग फ्यूल्स के का भी चेक नहीं हुआ तो वो भी एक इतना ही ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा जितना कि हमारा अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप जो है वो वेस्ट कर देता है। विच विल एवेंचुअली रन ड्राई। और अंत में होता क्या है, अंत में वो जो है वो एक ना एक दिन वो है वो टैप सूख जाता है। तो इसी तरह से अगर हम इतनी तेज़ी से फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि फॉसिल फ्यूल ख़त्म ही हो जाएंगे। दिस हैज़ लेड टू द, जैसा कि दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये कोई जल्दी नहीं बन जाते हैं, बहुत कई साल लग जाते हैं। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स। तो इन सब ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कूल हो गया, तो जो भी कूल, पेट्रोलियम जो हम पढ़ा अभी, नेचुरल गैस, 3 हमने जो फॉसिल फ्यूल पढ़े हैं, तो इनका ये जो ख़त्म होने के डर के कारण ही जो है आज की जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं या जो हमारे साइंटिस्ट हैं तो वो इसी खोज में लगे हुए हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की से ज़्यादा एनर्जी जो है हम ड्राइव कर सकें। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी गवर्नमेंट की और जो साइंटिस्ट की खोज है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे फोकस कर रही है। तो वो एक अल्टरनेटिव इसके लिए हो सकते हैं फॉसिल फ्यूल के लिए। अगर फॉसिल फ्यूल पे हमें डिपेंड कम होना है तो उसके लिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। द वर्ड पेट्रोलियम इज़ मेड अप ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स आयल, सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक आयल। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम का मीनिंग क्या होता है, रॉक से आयल निकलना, क्योंकि ये पेट्रोलियम जो है वो रॉक के बीच पाया जाता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को CNG बोलते हैं हम। इज़ ए पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल्स, ये ऑटोमोबाइल में भी यूज़ की जाती है। एज इट काजेज लेस पोल्यूशन दैन पेट्रोलियम एंड डीजल, क्योंकि पेट्रोलियम और डीजल से ये पेट्रोल और डीजल से ये पोल्यूशन कम करती है। तो इसीलिए ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम CNG बोल रहे हैं वो ऑटोमोबाइल में भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों अब मैं आपको हाइडल पावर प्लांट समझाऊंगा क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो ये इसकी फिगर है, पहले मैं आपको रफली समझा दूं। तो ये दोस्तों ये इसकी रिवर आती है इधर से, ये रिवर है। तो यहाँ पे एक डैम बनाया जाता है, यानी इस रिवर को रोका जाता है। फिर रिवर का पानी जो है वो हाइट से गिराया जाता है, जैसे आप देख रहे हो ये गिर रहा है, हाइट से गिर रहा है। फिर यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है, जैसे ही हाइट से पानी इस टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो ये टरबाइन घूमेगी
अब जैसे ही ये टरबाइन घूमेगी तो इसकी जो चैन सेट्स मान लो या वेल्ट्स मान लो, वो जो जनरेटर होगा जनरेटर की वेल्ट के साथ अटैच होंगी, फिर जनरेटर चलेगा और जैसे ही ये जो मशीन चलेगी जनरेटर चलेगा तो इससे सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं डैम बोलते हैं इसको हम। तो ये जो पानी हम पीछे कलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करा रहे हैं इसको हम हाइडल पावर प्लांट बोलते हैं। दोस्तों जो इसका पानी जो निकल रहा है आगे निकल रहा है तो ये इरिगेशन और फिशिंग के लिए एरियाज़ में, प्लेन एरिया में भेज दिया जाता है इरिगेशन करने के लिए, या जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे कैनाल्स के द्वारा इरिगेशन में पानी यूज़ किया जाता है। यानी इस यहाँ पे पानी के डबल बेनिफिट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा इसको रिटर्न वे में समझ लेते हैं। ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया। हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, समझा दिया मैंने आपको। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन ब्लेड्स placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. दोस्तों ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि रेन वाटर हो गया या रिवर वाटर हो गया उसको डैम में स्टोर किया जाता है और फिर इसको हाइट से गिराया जाता है, और जब वो ये जो फॉलिंग वाटर हाइट से गिर रहा है ये पाइप्स के थ्रू जब डैम की टरबाइन के ऊपर गिरता है तो फिर टरबाइन की ब्लेड जो है वो मूव करना स्टार्ट होते हैं, जो सीधे के सीधे कनेक्टेड होते हैं जनरेटर के साथ। जैसे टरबाइन के ब्लेड्स घूमेंगे तो जनरेटर चलेगा और जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डैम से प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। दोस्तों ये हाइडल पावर प्लांट जो है, हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी कन्वेंशनल सोर्सेज में आती है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हाइडल प्रोजेक्ट। दोस्तों 1/4 का मीनिंग होता है, 1/4 का मीनिंग हो गया 100 में से 25% जो है इलेक्ट्रिसिटी पूरे वर्ल्ड में, 100 में से 25% इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरे वर्ल्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी पानी से तैयार की जाने वाली बिजली है। नेक्स्ट दोस्तों, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर। अब हाइडल पावर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना जो है, ये 4 कंट्रीज जो हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर की। नेक्स्ट दोस्तों, सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया। अब दोस्तों इंडिया के बताना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको इंडिया में के भी आपको पता होने चाहिए। अब दोस्तों मैंने आपके लिए थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल भी लाई है। मैं इन सभी डैम्स को, हाइडल पावर प्लांट को आपको आने वाले लेक्चर में पूरे डिटेल में समझाऊंगा। ये कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी कितनी मेगावाट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा सबसे हाईएस्ट है, कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट है, जो इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट डैम जितने भी हैं मैं आपको सारे करवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए जितने मैंने इधर लिस्टेड किए हैं उनकी मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लाया हूँ। जैसे दोस्तों भाखरा ननगाल जो डैम है हमारा, ये हिमाचल प्रदेश में है। भाखरा ननगाल डैम जो है हमारा, ये वाला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलुज रिवर के ऊपर है। ये सतलुज रिवर के ऊपर है, तो ये समझ आ गया आपको, हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज रिवर के ऊपर है। फिर गांधी सागर जो नेक्स्ट वाला है, गांधी सागर, तो गांधी सागर दोस्तों ये है चंबल रिवर पे, ये चंबल रिवर पे है। आपने जिसने भी इंडिया का फिजिकल मैप देखा होगा तो चंबल रिवर सभी ने देखी होगी। तो ये चंबल रिवर पे है और ये है मध्य प्रदेश में, चंबल रिवर पे है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट दोस्तों है नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन सागर डैम जो है हमारा, नेक्स्ट वाला ये नागार्जुन सागर जो डैम है हमारा, ये कृष्णा रिवर पे है, ये कृष्णा रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो बॉर्डर एरिया है, तेलंगाना दोस्तों आपको पता है आंध्र प्रदेश से ही निकली हुई स्टेट है, 2014 में बनी। तो 2014 में तेलंगाना जो बनी, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है उसी बॉर्डर पे ये वाला डैम है
नागा अर्जुन सागर डैम, और है किस रिवर पे? कृष्णा रिवर पे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ऐसे पूछा जाएगा कि नागा अर्जुन सागर डैम बताइए किस रिवर पे है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए इनकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन, ये कौन सी स्टेट में है, कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन सा हाईएस्ट डैम है, कौन सा लार्जेस्ट डैम है, कौन सा लॉन्गेस्ट डैम है। तो ये सारे इनकी थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट डैम होंगे मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको पूरे कंप्लीट समझा दूंगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो हमने अभी दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। दोस्तों दामोदर ये दामोदर जो है वो एक रिवर है जो झारखंड और वेस्ट बंगाल से फ्लो करती है। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट का मीनिंग है कि ये जो रिवर है दामोदर रिवर, ये जो बंगाल और झारखंड, वेस्ट बंगाल और झारखंड से फ्लो करती है, तो इसके ऊपर जितने भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को हम दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। अब दोस्तों ये मत सोचना कि इतने ही हमारे पास हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं, हमारी जम्मू कश्मीर में भी बहुत हैं, बड़े सारे हैं। तो उनको भी मैं आपको डिटेल में किसी दिन जम्मू कश्मीर वाले समझा दूंगा, और उसके बाद कुछ जो पूरी इंडिया के इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके बारे में डिस्कशन हम कर लेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जो नॉर्वे है ये पहली कंट्री है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने वाली। यानी अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी थी, तो वो नॉर्वे है। उसके बाद जो है ये सारी कंट्रीज़ में फैलती गई। द साइट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले सोलर और विंड पावर से चलने वाली बसेस जो हैं वो कहाँ पे हैं? स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड एक कंट्री है जहाँ पे पूरी दुनिया की में सबसे पहले जो सोलर और विंड पावर शेल्टर से चलने वाली जो बसें हैं वो कहाँ पे पाई गई? स्कॉटलैंड में पाई गई थी। तो ये दोस्तों दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अभी हम जल्दी ही, हो सकता है आज ही, हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है जो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे रहेगा उसको हम अपलोड कर देंगे। दोस्तों वो भी एक अनदर टॉपिक रहेगा जिसमें मैं आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये भी एक अनदर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें और इसमें से जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोले हैं उनको आप लर्न कर लें। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।